हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अहमद, क्या हाल है? सर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरे ख्याल में 7 सितंबर से शायद खोल रहे हैं, पूरे 1 महीने बाद। इम्तिहान का सर? नहीं, पेपर भी सितंबर में ही है। मैं कह रहा हूँ कि वो ऑनलाइन सिस्टम शायद ख़त्म हो जाएगा। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, आपकी नेक्स्ट क्लास कब है आज के बाद? कल। कल कितने बजे सर? इसी टाइम पे? इसी टाइम पे रख लेंगे इंशाल्लाह। बस ठीक है सर, पहला ग्रुप हमारा होगा प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है सर? ठीक है। और उसका भी तो है, अभी GIS का क्या करना है? सर जीआईएस की संडे को रख लें क्लास। संडे को रख लें। हाँ, और संडे को वो भी सर सबसे पहले हम दे देंगे सर। चलो ठीक है। और बाकी? बाकी बता दें सर। अच्छा। असल में सर उस्मान वो चला इमरजेंसी में लग साथ रहा है, कुछ ज्यादा जल्दी में लग रहा है उस्मान आज। उस्मान पुरजोश। सर, ज्यादा असल नहा में लिया बहुत बारिश डिले में। हो गया, बहुत डिले ये हो गया। कह रहे बहुत डिले हो गई। सर मैं तो पहुंचे ही अभी हूँ यार, ऑफिस से। ऑफिस खुला था आज? ऑफिस? हाँ सर, खुला था। 4:30 बजे ऑफ कर दिया। उसके अच्छा। बाद जो पहुंचा हूं ना, बहुत बुरा हाल है सड़कों पे। रोड पे तो बहुत पानी है। बहुत पानी है सर। ऐसा लग रहा है कि सारे नाले खुल गए हैं। हाँ। सारा पानी रिवर्स आ गया सड़कों पे। कल भाई को एयरपोर्ट पे छोड़ना था रात में, तो बाहर जो निकले तो इतना पानी शारा फैसल पे। उसने फिर वीडियो भी बना के भेजी। ऐसे लग रहा है जैसे कश्ती आप चला सकते हैं, इतना पानी था। हाँ सर, बहुत पानी था, बहुत ज्यादा। अभी सर आप फाइनल एग्जाम्स के लिए कुछ बता रहे थे? फाइनल एग्जाम इंशाल्लाह सितंबर तक एक्सपेक्टेड है। सर ऑनलाइन ना? ऑनलाइन ही होंगे। सब ऑनलाइन चल रहा है भाई। जी सर। सब गलती ऑनलाइन की, होंगे। सारे सर आप कह कोर्सेज। रहे थे कि यूनिवर्सिटीज ओपन हो अच्छा जाएंगी। मौका था एमबीए खत्म करने का भी। सब ऑनलाइन हो गया। अभी हमारे इस्लामाबाद से कुछ जानने वाले आए हैं, वो कह रहे भाई हम तो सही। फ्रूट भी जो है ना ऑनलाइन बेच रहे हैं। सही। सर सही। कुर्बानी ऑनलाइन हुई है इस बार। कुर्बानी ऑनलाइन हुई है, मजे की बात देखो। बड़ी बात है सर। अच्छा, कौन सा ग्रुप रेडी है अभी? ये SGS वाला है शायद। तो रेडी है, बस 5 मिनट का टाइम दे दे। चले 5 मिनट सब दे जरा देते। ज्वाइन कर ले। ठीक है। ज्वाइन कर ले सब, तो फिर हम शुरू कर देंगे। आप भी गए थे सब बता दें, कल कल कौन कौन दे रहा है। अभी ग्रुप पे अनाउंसमेंट करवा दें, कल कौन कौन दे रहा है। कल आप लोग दे रहे हैं ना? और हमारे अलावा ये शहरियार वगैरह है, शहरियार वगैरह का ग्रुप है। ठीक है। अच्छा, ये मुबशिर वगैरह भी थे, मुबशिर हुसैन और एक वो क्या लड़के भी मुबश्शिर थे। मेरे साथ है? मुबशिर आपके साथ हैं? अच्छा, टॉपिक क्या है आप लोगों का आज? सर, मेरे ख्याल में डिजाइनिंग ऑफ डक्ट एंड एयर फ्लो। हाँ, आपको तो बहुत ये पूरा आप लोगों ने HVAC बताना है क्या होता है, क्योंकि मुबशिर तो काम करते हैं बाकायदा HVAC में। सर उसने तो मुझे सिर्फ जो है ना कैलकुलेशन भेज दिया है, और वो भी बामुश्किल 1 या 2 स्लाइड्स की होगी। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है। और फहद साहब, कैसा जा रहा है आपका काम? सर ये प्रेजेंटेशन कितनी देर की होनी चाहिए? 10 से 15 मिनट? यार जैसी भी हो, एक कंप्रीहेंसिव हो, मतलब मज़ा आए कि भाई आपने प्रेजेंटेशन दी है। बेशक 15-20 मिनट की बना ले,
लेकिन एक्सप्लेनेशन हो कि भाई आपने जो टॉपिक दिया है उसके बारे में थॉरोली समझा भी और समझाया भी है। मतलब आप अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब क्या हाल है? इरफान, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर हमारी प्रेजेंटेशन कब है? आपको पता होगा। जब आप बनाएंगे तभी होगी। ओके ओके ओके, चले इंशाल्लाह एक दो दिन में सर प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। और तो ये उसके जो बाद फिर इलेक्ट्रिकल वाले हैं ये तो बिल्कुल खामोश है सारे। नहीं सर, मैं बोल तो रहा हूँ। नहीं वो तो मोहम्मद अहमद बोल रहा है, बाकी बाकी कहाँ पे है सारे सर इलेक्ट्रिकल है में तो यही पे सर। सारे मुझे ये तो इन्वायरमेंट वाले नजर आ रहे हैं, मोहम्मद अहमद के अलावा, इशफाक मोहम्मद अहमद के अलावा। जी सर, इशफाक हैं और मेरे ख्याल से हफीज भाई से बात हुई, वो ऑनलाइन आ रहे हैं अभी। अच्छा अली अदनान है सर। हाँ अली अदनान भी हैं, अली अदनान भी। जीशान साहब जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के एनर्जी के हैं। फहद साहब एनर्जी के हैं। अदनान सिद्दीकी साहब, उस्मान। अच्छा ये मैं फिर होस्ट किसको बनाऊं? आपके कितने स्टूडेंट्स ने बाकी आना है, कोलीग्स ने? अदनान साहब हेलो। जी सर, हमारे टोटल 5 हैं, पर टोटल मेरे 5 ख्याल है, में शायद जो 2 ही आए हैं। ज्वाइन जो कर चुके हैं, नहीं 3 आ गए। जीशान शफी साहब भी हैं। हाँ। निशान आपका तो शफी और टॉपिक भी अली। आसान है लेकिन उस पर क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा होगी, और मुझे उम्मीद काफ़ी आप लोगों ने बहुत अच्छा तैयार किया होगा। लेट्स सी, देखें सर, अभी प्रेजेंटेशन जब आ जाएगी तो फिर उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस आएंगे उसको भी कोशिश करेंगे कि जल्दी आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर दें। और और आप लोगों का वो उसका क्या हुआ? थीसिस पे तो मेरे ख्याल में विड्रॉ कर लिया ना आप लोगों ने? थीसिस से जैसे विड्रॉ कर लिया सर, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था और उसके अंदर जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा जो जॉब के साथ बड़ा मुश्किल टैकल करना। शहर यार शोर क्यों आ रहा है? सर मेरा माइक तो म्यूट है। हालांकि आप लोगों के पास टॉपिक्स बहुत अच्छे अच्छे थे, आप लोगों ने जो हमारे डिस्कशन हुई थी टॉपिक्स। अदनान साहब किसको बनाना है वो, क्या कहते हैं, एक दिन का सीएम किसको बनाना है? सर फिलहाल तो मुझे बना दें और फिर मैं इसको अनिल आगे कपूर को जरिए। बना दे सर। अनिल कपूर। फिर वापसी तो मिल जाएगा उस्मान ना बेटा, मुझे। तुम जल्दी निकल जाओ, इंडिया से बाहर आओ यार, पाकिस्तान में हो यार। सर बस ये है ना, वह इनके अदनान भाई अनिल इमरान खान, कपूर। इमरान खान नहीं है तुम्हारा वजीर आजम? ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सुना है पानी इस दफा इकट्ठा नहीं हुआ क्योंकि वो गुजर नाला साफ हो गया था, नाले वगैरह साफ हुए हैं। सर 2 घंटे लगे हैं ऑफिस से घर आने में। हाँ ये बात तो है। लाडी से जोर में आने में, तो सर कुछ बेहतरी है, बट सिचुएशन अभी भी वैसी है। सिचुएशन, आबादी बहुत है ना। सर शेयर करता हूँ मैं, अगर प्रेजेंटेशन अपनी शेयर कर रहा हूँ मैं आपको आपको। मैं आपको ना वो होस्ट बना रहा होस्ट हूँ होस्ट होस्ट। बनाए बगैर नहीं होगा क्या? नहीं ऐसे नहीं अच्छा, में होगा। हो जाएगा। नहीं कैसे करेंगे, वो तो व्हाट्सएप पे होगा। मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं होता तो फिर आप होस्ट बना दीजिएगा। ठीक है। दान में स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा अपनी। मेरे सर ख्याल में जो आप नहीं, आपको अगर ऑप्शन बनाना पड़ेगा सर। नहीं आपने सर, पोस्ट बनाने के बगैर भी शेयर हो सकता है। आप जस्ट उन्हें परमिशन देंगे शेयर की। अब हाँ, आपको हमने परमिशन दे दी है ना सर रोल ने, सोल सर ने दे दी। परमिशन, अब आप ही है सब कुछ। परमिशन दे दी है सर ने। शेयर कर रहे हैं आप? जी जी, शेयर शेयर कर रहा हूँ।
स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं नहीं हो रही? नहीं क्यों नहीं हो रही है सर? सर फिर एक काम करें, अब हो गई, अब हो गई। अब हो गई है हम्म। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ फिर यहाँ से ना। अब हो गया, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा आपको स्लाइड्स को। मैं बड़ा कर देता हूँ, अब ठीक है? हाँ आप सही है। ठीक है, मैं रेडी है सब? जी बिल्कुल, स्टार्ट करें। तमाम पार्टिसिपेंट्स में सर मुझे इस वक्त तो देख नहीं सकता, अगर आप देख के बता देंगे सारे अगर अवेलेबल हैं तो फिर मैं शुरू कर देता हूँ। जी जी हमें नजर आ रहा है, बाकी अगर जी कर जी बिल्कुल देंगे। नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं इसमें पार्टिसिपेंट शफी, जीशान, जी मैं हूँ। अली, अली कौन है? अली तो जिशान अली, सैयद जिशान अली और फहद सलीम बेग। फहद सलीम अवेलेबल। वसीम नहीं है। तो मैं शुरू करता हूँ सर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमें टॉपिक दिया गया था वो HPSC सिस्टम हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। उसमें हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद फिर मैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जो आता हूँ, बेसिकली HPSC है क्या। HPSC की जो 3 कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जो कि इसके अंदर जो ये इन्वॉल्व हैं, जो पूरा जो ये सिस्टम बताते हैं, इसके अंदर हीटिंग ऑफ द सिस्टम, वेंटिलेशन ऑफ द सिस्टम और एयर कंडीशनिंग ऑफ द सिस्टम। तो ये बेसिकली ये 3 मेजर जो नहीं इसके सिस्टम्स होते हैं जो जिसके अंदर जो ये HPSC हमारा जो नहीं काम कर रहा था। और एक इसमें कहीं कहीं जो नहीं HPSC R भी कहते हैं, तो उसमें रेफ्रिजरेशन भी आ रही होती है। ठीक है, चल इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो इशारे के अंदर है वो इस तरह से, मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्टली जो इसकी है मैं उसको रीड करूंगा। द इक्विपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड टर्मिनल्स दैट प्रोवाइड्स आइदर कलेक्टिवली और इंडिविजुअली द प्रोसेसेस ऑफ द हीटिंग, वेंटिलेटिंग और एयर कंडीशनिंग टू अ बिल्डिंग और पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग। और ये नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे व्हाट इज HVAC। HVAC बेसिकली जो है ये आपको एक कंफर्ट ह्यूमन को देने के लिए और एक सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। HVAC बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो नहीं आपको, क्योंकि जो हमारा वेदर है वो बहुत ज़्यादा हार्श रहता है इन बोथ टर्म्स, इन कोल्ड वेदर और इन हॉट वेदर। तो ये जो HPSC सिस्टम की खुसूसियत ये है कि ये इन दोनों कंडीशन में, दोनों वेदर एक्सट्रीम के अंदर ये वर्क करता है। अब इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें जो हम इसमें देख रहे होते हैं, एक तो कूलिंग, वेंटिलेशन और क्या नाम है एयर कंडीशनिंग तो हो रही होती है, साथ साथ एयर की आपकी जो क्लीन एयर भी आपको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो आपके माइक्रोबायोलॉजिकल बैक्टीरिया और एलर्जेंस और कंटेमिनेशंस होती हैं उसको भी जो इसके अंदर से आप रिमूव कर रहे होते हैं इस HVAC सिस्टम में। अच्छा, बेसिकली कंपोनेंट्स क्या हैं HVAC सिस्टम के, ये इस फिगर के अंदर हमने दिखाया है कि इसके अंदर जो मेन आपके पास है, एक तो कंडेंसर कॉइल है जो कंप्रेसर के साथ ये हुकअप हुआ है। इसके अंदर ब्लोअर होता है, इसमें रेफ्रिजरेंट होती है जो गैस होती है। ठीक है, अच्छा, एयर सप्लाई डक्ट होती है इसके अंदर, जो कि इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, आउट भी होती है एयर और इन भी हो रही होती है। जो आप नीचे देख रहे होंगे रिटर्न एयर डक्ट फ्रॉम रूम। ठीक है, कहीं जो नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी था कि कहीं पे जो नहीं है ये नीचे आपको शो कर रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग व्हिच आई सॉ दैट इज ऑन टॉप ऑफ द, लेकिन ज्यादातर तो टॉप पे ही होता है ना, ज्यादातर टॉप पे तो ऊपर ही रखते हैं जी। और इसमें एयर हैंडलिंग यूनिट इसके अंदर मौजूद है जो कि एयर को जो हैंडल कर रहा होता है, जो इन और आउट हो रही होती है उसको देखने से। अच्छा, इवेपोरेटर कॉइल इसमें मौजूद होता है जो कि इसको जो इवेपोरेशन हो रही होती है उसको भी कर रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो स्लाइड है वो अब फहद सलीम आप जो नहीं है उसके ऊपर अपना जो नहीं है जो प्रेजेंटेशन है आप उसको दे दें। थैंक यू अरनान भाई।
अच्छा, हमारी जो इस वक्त जो मेरे पास जो स्लाइड आई है उसमें हमारे पास जैसे ऊपर की तरफ आया था एचवीएसी के अंदर बेसिक कंफर्ट जोन के ऊपर आपका जो एचवीएसी सिस्टम है लोगों को सेफ रखने के लिए और कंफर्टेबल रखने के लिए। कंफर्टेबल से क्या मतलब है, कंफर्टेबल क्या मकसद होता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, मेजर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम ये कहते हैं कि इट इज कंफर्टेबल और नॉट। तो कंफर्टेबल के एतबार से हमारे पास जो तीन मेन पैरामीटर्स होते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट एंड एयर वेलोसिटी होती है। इसके अकॉर्डिंगली जितने भी एचवीएसी सिस्टम होते हैं उसको डिजाइन किया जा रहा होता है। टेम्परेचर के एतबार से कोई भी अगर हमारे पास एचवीएसी सिस्टम का होगा तो उसको नॉर्मली जो एडजस्ट किया जाता है उसका टेम्परेचर इस तरह से रखा जाता है कि 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक ड्यूरिंग समर और 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग कोल्ड विंटर तक को एडजस्ट किया जाता है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये टेम्परेचर एज कंफर्ट जोन के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से अगर है ना ह्यूमिडिटी को हम देखेंगे तो ह्यूमिडिटी के अंदर बहुत कम ह्यूमिडिटी का होना या बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी का होना उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा होता है, मुख्तलिफ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं, स्वेटिंग भी हो रही होती है। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ बातें होती हैं। जो एचवीएसी सिस्टम के अंदर जो हम लोग एडजस्ट कर रहे होते हैं सिर्फ 25 से 45% तक की ह्यूमिडिटी को एडजस्ट किया जाता है, अच्छा, जो कि एक इससे ऑप्टिमल लिविंग एनवायरनमेंट। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन इस हवाले से कि एक प्रोजेक्ट है जिसका हो सकता है मैं पार्ट बन जाऊँ। एक आध स्टूडेंट से मैंने डिस्कस भी किया था, लेकिन क्योंकि आप लोग सब अवेलेबल हैं और ये ह्यूमिडिटी की बात आई है तो मैं उसमें मैं आपसे मतलब पूछना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को कुछ नॉलेज हो इस हवाले से कि एक प्रोजेक्ट है जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी का अप्रूव हुआ है, तकरीबन अप्रूव हो गया है। तो वो उसके अंदर जो है वो एयर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, एयर हार्वेस्टिंग थर के एरिया में टू प्रोड्यूस वाटर। यानी वो एयर जी को सर, ये हो रहा है। एयर सक करेंगे, एयर सक करने के बाद जो है वो उसको स्टोर करने के, उसके बाद उसको कंडेंस करेंगे और कंडेंस करने के बाद जो है उससे वो वाटर जनरेट करेंगे। मॉइस्चर रिमूव करेंगे। हाँ, मॉइस्चर रिमूव करके उससे पानी बनाएंगे। तो ये तो प्रोजेक्ट है जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट वालों को मिला है। तो मैं जो है उसका एनवायरमेंटल का एरिया देख रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा इस हवाले से एक्सपीरियंस हो, और मैंने लिटरेचर बहुत ज़्यादा सर्च किया। एक आध स्टूडेंट है हमारे साथ, उनसे भी मेरी डिस्कस हुई, तो शहरियार से मैंने डिस्कस किया इस हवाले से। तो ये मुझे क्वेश्चन लिटरेचर नहीं मिल रहा था कि ह्यूमिडिटी के हवाले से कि अगर हम एयर हार्वेस्टिंग करते हैं तो थर तो वैसे ही एक ड्राई एरिया है, मतलब डेजर्ट है ना। डेजर्ट का नॉर्मली जो होता है वो ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है, 25% ह्यूमिडिटी होती है, 20 to 25%। तो एनईडी के जो प्रोफेसर थे, चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ का जो ह्यूमिडिटी हमने कह रहे मेजर की है 24 आवर्स की, तो तकरीबन 20 to 25% मिल रही है। तो कह रहे हैं हम इक्विपमेंट लगाएंगे और ह्यूमिडिटी को वहाँ से कैप्चर करके उससे पानी बनाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा प्लांट लगेगा इससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या आ सकते हैं। ये ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब हम ह्यूमिडिटी अगर थर से ले रहे हैं तो क्या वहाँ की ऐसा तो नहीं होगा कि अगर वो 25% है तो वो रिड्यूस होकर 15% तक चली जाए? कुछ आइडिया है फहद साहब या और भी जितने भी स्टूडेंट इस वक्त ऑनलाइन है? सर उसमें देखें इम्पैक्ट अगर जो एक तो ये है कि कितनी एयर को यानी एयर चेंज कितना हो रहा है ना उसमें, क्योंकि ये बेसिक डिह्यूमिडिफिकेशन करेंगे। डिह्यूमिडिफिकेशन करेंगे, असल मसला ये कि डिह्यूमिडिफाई करेंगे उसको। बिल्कुल सर, आप उसके अंदर इससे कितनी एयर ये ले रहे हैं और कितनी एयर लेके उसको डिह्यूमिडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक सर्टेन क्वांटिटी आप ले रहे हैं और वैसे ही आपके पास वहां पे ह्यूमिडिटी कम होती है बहुत कम टाइम के लिए। ह्यूमिडिटी अगर जब बारिशें वगैरह होती हैं जब तो ह्यूमिडिटी फिर भी बढ़ जाती है, लेकिन कम बहुत कम टाइम के लिए बारिशें, हाँ, आपको बहुत कम बारिशें होती हैं वहाँ पे। जी सर, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि ड्राफ्ट की नेचर वहां पे क्रिएट हो। मतलब ड्राउट आ सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ सकता है सर, क्योंकि अगर 25% है उसको यदि आप कंप्रेस करके आप जब उसमें से डिह्यूमिडिफाई कर देंगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 5% या 10% पे भी लेके जाते हैं तो सर वो बहुत ज़्यादा जो नहीं ड्राई आपकी हो जाएगी, इतनी ड्राई हो जाएगी कि आपके लिए स्किन डिजीजेस जो नहीं आपके रिंकल वगैरह ये सारी लेकिन सर यहाँ पे ये स्ट्रोक वगैरह में भी तो हाँ प्लस पॉजिटिव हो सकता विंड है। फ्लो तो है ना सर, विंड फ्लो तो है आपकी वो- ह्यूमिडिटी। अगर आप एक
आपने एक एरिया मखसूस किया हुआ है, एक मिसाल के तौर पे कॉम्पैक्ट अगर कर दिया तो फिर ड्रॉजीनेस का मसला हो सकता है, लेकिन आपका तो वो मेरा एरिया क्वेश्चन ओपन है ना। मेरा, हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एरिया तो ओपन है हमारा, मतलब कोई बाउंड्रीज तो नहीं है। अगर फर्ज किया मैंने इस बाउंड्री जगह की थोड़ी एयर तो ली, नहीं है। हाँ एयर ली और वहाँ पे जो है वो सर्टेन अमाउंट में उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ, तो दूसरी एयर उसकी जगह लेने नहीं आएगी। ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे लिटरेचर मिला नहीं इस हवाले से। सर हमें इसमें विंड बिल्कुल वेलोसिटी आएंगी। देखनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है क्योंकि विंड सर्कुलेशन आपकी कंटिन्यूसली रहेगी ना। अगर विंड सर्कुलेशन आपकी नहीं हो रही है और आप तो वैक्यूम के एरिया में हैं, तो फिर वहां पर ये चीज सूरत हाल हो सकती है कि ड्रॉट की जो है क्वांटिटी बढ़ जाए बिल्कुल या बिल्कुल सही कह रहे वहां हैं। पर ह्यूमिडिटी रिड्यूस हो। लेकिन ये तो ओपन एनवायरनमेंट है ना, हाँ, और तो कराची कितनी ओपन दूर है, एनवायरनमेंट के कराची कितना दूर है थर से? सर सर कराची तकरीबन तकरीबन 450 6 किलोमीटर है, घंटे का रास्ता है। 6 घंटे का अच्छा, रास्ता है। यानी कराची तो वैसे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है कराची में, तो आज भी इतना साफ था यहाँ पे, तो कराची के लिए तो ये सर कराची में तो नॉर्मली 60% है ना सर। हाँ 60 to 70% डाउन, 60% रहती है क्योंकि समंदर है पास में, तो समंदर है। वो एरिया ऐसा है कि उसके बिल्कुल पास में समंदर नहीं है, लेकिन अगर वहां से हम डिह्यूमिडिफिकेशन करते हैं तो वो उसकी जगह फिल करने के लिए कौन सी एयर जाएगी, ये एक क्वेश्चन है। ये मुझे अभी तक मगर क्लियर सर नहीं है। सर मैं ऐसे समझे, जी जी मैं कह रहा हूँ कि देखिए सर बात इनकी ठीक है कि एक तो ओपन एरिया में कर रहे हैं, फिर प्लांट कितना बड़ा है, ठीक है, हाँ 2-3 सवाल है ना। तो हम्म डेफिनेट है कि एनईडी वाले कर रहे हैं और एक कंबाइंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा प्लांट होगा नहीं ना। वो खुद उन्होंने डिजाइन किया है, मेरी बात हुई थी, वो कह रहे हैं हम खुद डिजाइन कर रहे हैं। ये सर ये वैसे ना सर जो आपका जाके ना वाटर फ्रॉम एयर ना, तो ये तो आप नॉर्मली किसी भी वाटर के एक्सपो में जाए ना, तो हम्म इस तरह के प्लांट आपको मिल रहे होते हैं कि जो लोग के नॉर्मल गोरे सेल कर रहे होते हैं। हाँ तो इसका मेजर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये ओपन एनवायरनमेंट में है। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये कोई इतना रियलिस्टिक भी प्रोजेक्ट नहीं होगा। रियलिस्टिक तो है, मतलब ये काम करेगा। सर हाँ नहीं फिजिबल रियलिस्टिक कैसे? तो है, काम करेगा, काम हाँ करेगा बात ज्यादा ये नहीं। नहीं कर रहा, बात ये नहीं कर रहा कि थ्योरेटिकली सही है या नहीं है, वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ वो तो ठीक है, सबको पता है डिह्यूमिडिफाई करेंगे, कंडेंस करके वाटर अलग कर कॉस्ट लेंगे। कॉस्ट मैं बात ज्यादा कर रहा हूँ आएगी। रियलिस्टिक में यूं कह रहा हूँ कि ये फिजिबल नहीं है ना। कॉस्ट का देखना पड़ेगा ना, इसमें कॉस्ट फैक्टर कितना हाँ है कि आपने कॉस्ट प्लांट बहुत लगा ज्यादा है, दिया, कॉस्ट प्लांट बहुत ज्यादा, कॉस्ट। क्वांटिटी बहुत कम, नहीं, वो ठीक है। सीबीए उन्होंने किया है, सीबीए किया है उन्होंने, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की है उन्होंने। वो कह रहे हैं अच्छा कॉस्ट तो हमें पड़ रही है, और इवन क्या कॉस्ट पड़ रही है सर? क्या कह रहे हैं आप? कॉस्ट उन्होंने बताई मैं नहीं, कह रहा हूँ लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी की उन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि हमारा इक्विपमेंट जो है हो सकता है, हम यही उसको निकालना चाह रहे हैं कि हमारा इक्विपमेंट सस्ता पड़े कम से कम। जाना नहीं नहीं, इक्विपमेंट सस्ता पड़ सकता है, मगर मैं कह रहा हूँ कि अब डिफरेंट सोर्सेज है ना सर, बाकी सोर्सेज आप देखें उससे फिजिबल मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो कि ये फिजिबल होगा ना। अच्छा और हाँ, दूसरी सर बात है मेरे ड्रिंकिंग मुताबिक वाटर के लिए। हो सर सकता मेरे है। मुताबिक एनवायरमेंटल हैजर्ड्स इसमें सिर्फ जो आपका इक्विपमेंट ये इस्तेमाल हो रहा है ना, उसके अंदर जो आप सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या जो भी आप मशीनरी या जो भी आप फ्यूल आप उसके अंदर देंगे, सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट वहां से आ सकते हैं। मैंने कुछ जगहों पर सर्च किया था और देखा बाकी था एयर कि का इसमें मसला बहुत नहीं आएगा, सारे एयर का मसला नहीं नहीं आएगा, एयर एयर ह्यूमिडिटी का का इशू नहीं है, ड्राउट नहीं आएगा ना। एयर का इशू नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है तो उसी चीज का आ रहा है कि जो मशीनरीज या जो इक्विपमेंट्स वहाँ इस्तेमाल होंगे उसके जो इम्पैक्ट्स होंगे एनवायरनमेंट पे वो हो सकते हैं। जैसे सोलर पैनल वहाँ सोलर पे आप लगा रहे हैं, सोलर पैनल भी वो कह रहे हैं हम नहीं लगा रहे इस हवाले से, क्योंकि वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, तो हम सोलर की बजाय जनरेटर का इस्तेमाल हाँ करेंगे। जनरेटर की इमिशंस हैं सर। फिर एमिशंस है, हाँ एमिशंस है, लेकिन वो देखना पड़ेगा। जनरेटर के इमिशंस हैं, कंप्रेसर के जो नहीं अपने जो नहीं है हाँ उसके अंदर से रेफ्रिजरेंट, जो आपके ऑयल वगैरह यूज हो रहा होता है उसमें रेफ्रिजरेंट आपके एयर जो आप रेफ्रिजरेंट जो एग्जॉस्ट करेंगे उसमें चांसेस होते हैं कि जो नहीं आपके ऑयल कंटेमिनेशन हो जाए। हो सकता है। फिर मेरी उनसे तो बात हुई थी, वो कह लगे पहले हम R22 पे जा रहे थे, क्योंकि गैस यूज होती है रेफ्रिजरेंट के लिए। R22 पे जा रहे थे तो वो नॉर्मली HFC और HCFC पे CFC पे बेस्ड करती है, जो कि बैन है, वो हमें छोड़ना पड़ा। अच्छा, फिर हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैसेस पे जा रहे हैं कंडेंसेशन के लिए, तो वो बहुत महंगी है, मतलब और फिजिबिलिटी रिस्क भी उन्हें भी ज्यादा समझ है में नहीं इसके आ अंदर, रही। हाँ रिस्क भी ज्यादा है। 404 जो है वो जरा सा भी आपका प्रेशर इधर से उधर होता है ब्लास्ट वही हो जाता है। 404 यूज करेंगे वो शायद।
मुझे उसका 404 जो है उसके ब्लास्ट कर देती है, जरा सा प्रेशर आगे पीछे हो जाएगा, ओहो ओहो, अच्छा, तो सेफ्टी का इशू भी है। सेफ्टी का इशू भी आता है इसके अंदर। नहीं, ये एक काम की बात आपने बताई कि 404 जो है अगर उसका प्रेशर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो इट में ब्लास्ट, ये सेफ्टी का ड्यूरिंग भी। प्लेइंग जो नहीं, अगर आप, हाँ, अगर आपने उसको बहुत ज्यादा स्पीड से जो नहीं, अगर आपने फिल कर दिया तो ब्लास्ट। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। गुड, चलें आगे चलें। एयर मूवमेंट और वेलोसिटी वही बात है। सर कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो वेटिंग पे हैं, वो मैं उनका एक्सेप्ट कर डिफाइन कर सकता, तो ये चलें बात कंटिन्यू करें। जी जी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ये है सर, जो मैं आपके एयर मूवमेंट एंड वेलोसिटी के एतबार से नेक्स्ट टाइम है ना, नेक्स्ट इसके अंदर ही जो आपका जो एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमें ये भी सर के अंदर देखना पड़ेगा कि हमारी वहाँ की एयर है ना वेलोसिटी है कितनी। अब अगर आपके पास एयर वेलोसिटी और जो आपका जो एयर सेक्शन है वो अगर बैलेंस है फिर तो चले कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका एयर है ना, एयर सेक्शन आपका ज्यादा हो रहा है और आपकी जो बेसिक एयर वेलोसिटी है वो आपकी कम है, क्योंकि वहां पे एक और इशू ये होता है कि हवा भी कम चल रही होती है। अब अगर हवा की स्पीड कम है या जिसको मैं कहूंगा एयर चेंज है ना अगर कम हो रहा है हमारा, तो फिर हमें फिर वही है ना कंडीशन होगी सर। इसके अंदर सिर्फ ड्राफ्ट का कंडीशन उसमें आ सकती है। हाँ, ड्राउट का अगर आपकी एयर चेंज आपकी है ना प्रॉपर नहीं हो पा रही है, यानी कि आपने बैलेंस नहीं किया एयर वेलोसिटी के साथ। सही है, ये मतलब पूरा वो सही। और सर इसकी अभी जो कॉस्ट मैंने देखी ना, $73 पर क्यूबिक मीटर इसकी कॉस्ट है। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि वेटिंग में, उनको अदनान साहब अगर आप ऐड कर लें तो। मैं ऐड करूं क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है सर, आपके पास इख्तियारात हैं अदनान भाई। सर इख्तियार सर आपके पास भी है सर। नहीं, मेरे पास नहीं है। ये प्रेजेंटेशन पीछे करनी पड़ेगी। मेरे पास नहीं है इख्तियारात। देख लें अगर कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रेजेंटेशन के बाद ऐड कर लेंगे उन्हें। क्या निशान अली भी वेटिंग पे ही है? हाँ, तो निशान अली भी वेटिंग पे है, तो फिर मैं इसको फिर ले लें उनको, फिर ले लें। लेता हूँ फिर मैं इनको। ये पार्टिसिपेंट्स हैं, लिखा है ना, इसमें एडमिट ऑल कर दें, एडमिट ऑल। चलें सर, 4 ही सबको कर देते हैं। वसीम अंदर भी आ गया, हमारे लास्ट क्लास फेलो। सबको ऐड कर दिया। जी भाई, वापस आ जाते हैं जी, फास्ट शो करें। ठीक है था। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास एयर मूवमेंट एंड वेलोसिटी के एतबार से, और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर मूवमेंट के इनका कितना इम्पैक्ट आ रहा होता है। अब अदनान साहब नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। ये अब हम मैंने लिखे जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एचवीएसी की। एचवीएसी की आपका पहले प्रीवियसली किन किन सिस्टम्स के अंदर है ना, कहाँ भी यूज होता था। तो अगर हम मेडिवल दौर के अंदर जाते हैं तो केवमेन्स जो थे, यानी गार में जो रहने वाले लोग थे, उनके बारे में आता है कि यार गार में वो सिक्योरिटी के एतबार से मुख्तलिफ रीजंस वगैरह होते थे, लेकिन जो एक और चीज चेक की गई कि गार के अंदर एरेशन के थ्रू जो है वो जो ओपनिंग गार की रखते थे वो इस तरीके से रखते थे कि एयर की ना एयर चेंज भी होता रहता था, और साथ साथ क्योंकि वो अंडरग्राउंड होता था तो उसकी वजह से वहां पे ठंड रहती थी, एक टेम्परेचर का एक अच्छा चॉइस रहता था। तो उसकी वजह से केवमेन्स प्रेफर कर रहे होते थे कि केव्स के अंदर रहा जाए। तो अगर हम देखा जाए तो जियोथर्मल कूलिंग जो थी वो बेसिक केवमेन्स की इजाद है, ना कि हम लोग है ना किसी और तरफ है ना लेकर जाते हैं। यूएस वगैरह ने सही उसको मॉडिफाई किया, लेकिन अगर लोगों के एतबार से ये फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो केवमेन्स जो थे उन लोगों ने सबसे पहले इस चीज को देखा कि हवा की डायरेक्शन किस तरफ से आ रही है, उसके एतबार से इसकी ओपनिंग की, और उसके बाद अंडरग्राउंड आपको कहाँ तक जाना है और कहाँ तक एयर जो है ना एयर चेंज होती जा रही है, और उसके एतबार से उसकी है ना उसको काट के अपना है ना होम्स को बनाते रहे। तो ये कौमे समूद यही थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि उनका यही आता है कि हवा जो है कंटिन्यूस आती रहती थी और वहां पे कभी भी हब्स नहीं रहा। अच्छा, हालांकि गार थे, गार में देखा जाए तो बिल्कुल हब्स होना चाहिए। बिल्कुल सर, वो सर उसकी कंस्ट्रक्शन का वो यानी वो इस तरीके से कर रहे होते थे कि एक तो एयर यानी जिस डायरेक्शन में एयर चल रही होती, जो मैक्सिमम एयर की डायरेक्शन होती थी उस तरफ उसकी ओपनिंग रखते थे। इंजीनियरिंग उस वक्त भी थी
ये देखा जाए सिविल इंजीनियर सिविल उस वक्त जिंदा था। सर वो इंजीनियर है असल में, हाँ सही बात। उसका लतीफा चल कभी बाद में सुनाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ग्रीक्स और रोमन्स ने भी इसके ऊपर वो जो है ना काम शुरू किया था और उन्होंने इस तरीके से किया था। अच्छा ये जितने भी एक्ट्स हैं अब आगे मुख्तलिफ कौमों के एतबार से डिस्कशन हो रही है, उन्होंने अपना जो घरों के डिजाइन थे या जो उनकी कूलिंग वगैरह का सिस्टम बनाया था वो अकॉर्डिंग टू देयर ओन जियोग्राफिकल एरिया के जिस तरह की ना जगह होती थी उसके एतबार से वो डिजाइन कर रहे होते थे। ग्रीक्स ने जो है उन्होंने एक्यूडक्ट्स की तरह से ऑप्शंस बनाए थे जिसके अंदर उन्होंने डक्टिंग सिस्टम बना के उसके अंदर पानी को है ना चला रहे होते थे और पूरे के पूरे सिटीज को इस तरह से उन्होंने डिजाइन किया जिसके अंदर ठंडा पानी भी है ना मूव हो रहा होता था और गर्म पानी भी मूव हो रहा होता था। रोमन्स ने इसको थोड़ा सा और आगे किया। रोमन्स ने जो है अपनी होम्स में और है ना अपने उसमें वेंटिलेशन की और वेंटिलेशन के अंदर वही है ना चीज की उन्होंने एयर की डायरेक्शन को देखते हुए वहां पे जो है ना वेंट्स बनाए और वेंट्स के साथ एयर डक्टिंग की और वहां पे आप है ना पाइप्स उन्होंने एक तरह से पानी जो है ना चलाना शुरू किया तो वो पानी से गुजरता हुई हवा जो आती थी वो ठंडी आना शुरू हो जाती थी। अच्छा ये वही ग्रीक्स एंड एयर रोमन्स। कंडीशनिंग सिस्टम ऐसे पानी का इस्तेमाल होता था पहले भी। जी सर ये ग्रीक्स और रोमन्स ने इसको स्टार्ट कर दिया था सर। ये कुछ पिक्चर्स भी हैं बराबर में है ना वो देख सकते हैं। इसको मैं एनलार्ज कर देता हूँ। इसमें ये देखें इन्होंने ये पाइप्स दिए हुए हैं ये और आप देख रहे होंगे इसके अंदर सेंटर वाली ये किस तरह सेंटर वाली पिक्चर है और ये इसके जो लेफ्ट वाली है इसमें भी आप देख लें तो उसमें वो जो है इनके सर्कुलेशन जो इसमें हो रही होती थी वो इन पाइप्स के थ्रू हो रही होती। सही ठीक है तो नेक्स्ट स्लाइड इस बाद या नेक्स्ट फिर कुछ कहना है? नहीं नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद इजिप्शियन आ गए। इजिप्शियंस ने टेक्निक कुछ और इस्तेमाल की जो कि हमारे यहाँ भी पंजाब में है ना किसी दौर में इस्तेमाल की जा रही होती थी। वो वेट रीड्स को इस्तेमाल किया जाता था या हम है ना जिसको कहते हैं ना पगडंडियां सर, पगडंडियों को वो गीला करके वो खिड़कियों के ऊपर लटका दिया करते थे जिसकी वजह से जो फ्रेश एयर आती थी क्योंकि वहां पे है ना यानी ड्राई सीजन बहुत ज्यादा होता था वो गीला कर करके लटका दिया करते थे। अच्छा उसमें होता क्या था कि जैसे ही वो जी सर पंजाब में होता है नॉर्मली अभी भी। जी पंजाब में ये अभी भी है ना ये चीज खासतौर पर रूम कूलर्स में भी है ना ये लोग है ना इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। खस कहते हैं वहाँ पे, खस कहते हैं और ये कूलर के अंदर ना रूम कूलर्स के अंदर इस्तेमाल होती है। मतलब बिल्कुल सर खस लगा देते हैं वो। यहाँ कराची में कामयाब नहीं है। कराची में आप रूम कूलर लगाएंगे तो और हब्स हो जाएगा। वहाँ पे जो रूम कूलर चलते थे एक लाहौरी कूलर बहुत मशहूर हुआ था, वही एयर कंडीशनिंग का काम करता था और वो एयर कंडीशनर से ज्यादा ठंडा करता था क्योंकि वहाँ पे ड्राई है तो वो पानी के थ्रू उस एयर को गुजारते थे, पानी मुश्किल गिर रहा होता था। तो हमारे यहाँ सर क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो इस वजह से सर ये हमारे यानी कराची के एतबार से कामयाब नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पे कामयाब नहीं होता। यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होगी वहां के लिहाज से बहुत कामयाब है। इसी वजह से इजिप्शियंस का ये बड़ा अच्छा था। अच्छा इजिप्शियंस का इसके अलावा भी सर एक और ना जो रहा है जो एहराम मिस्र वगैरह था, एहराम मिस्र के अंदर उन्होंने यानी जो उसकी ईंटें वगैरह रखी थी उसके अंदर वो इस तरीके से पूरे के पूरे गैप्स रखे हुए थे कि चारों तरफ से जहां से भी एयर की डायरेक्शन होगी वो अंदर आके वो पूरी की पूरी सर्कुलेट होके बाहर चली जाएगी। अच्छा जी सर उसका इजिप्शियन उसमें नहीं था। ये आपके जो मुगलिया जो आपकी कंस्ट्रक्शन है जो तामीरात है इसके अंदर बहुत भी काम किया बड़ा अच्छा अग्नि तैयार। आप छठा की शाहजहां मस्जिद देखें उसके अंदर जो आपको की जो विंड वेज इनके उन्होंने बनाए हुए होते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर देखी भी है बाकायदा उन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि आप आखिरी कोने तक आपको हवा पहुंचती है। जी चाइना के अंदर हाँ आगे बढ़ाएं सर। सबसे पहला जो पंखा जो हाथ का हम जिसको हाथ का पंखा कहते हैं सबसे पहला हाथ का पंखा इजाद करने वाले चाइनीज थे जिन्होंने चाइनीज ने इसको पंखे को इजाद किया। अच्छा उसी में थोड़ा सा और एडवांस हुआ कि उन्होंने मैकेनाइज्ड रोटरी फैन भी हैन डायनेस्टी के दौर में दरियाफ्त किया जिसके अंदर एक साहब जो है वो हाथ के चक्की चला के हमारी अम्मी वो करते रहते थे। वो होता ये था कि एक के हाथ में रस्सी होती थी और वो रस्सी जो है ना वो जोर से खींचता था तो ऊपर पंखा लगा होता था तो पंखा मूव करता था बाकायदा। जैसे ये पंख लगे हुए ना
तो ये पंखा मूव करता था और सबको हवा आती थी, लेकिन वो एक बंदा जो है उसकी ड्यूटी देता था मुस्तकिल। ये हैंड सर मुझे तो दादी ये बताती थी कि उसमें है ना बंदे हायर किए जाते थे कि एक बंदे की ड्यूटी होती कॉलोनियल, थी कि हाँ, रात के वक्त वो रस्सी को खींचता रहता था। खींचता रहता था सबको। कॉलोनियल जो आपका ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के अंदर ये होता था। सर अच्छा, उसके फहद आपकी अलावा स्लाइड हो गई, अब कौन आएगा इसमें इसके बाद? मेरा ख्याल है जीशान अली। जी जी मैं हूँ यहाँ पे, मैं हूँ अली। ओके जीशान साहब, ओवर टू यू सर। सर इसके बाद जो है हमारे पास मिडिल ईस्ट वाले आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली बियॉन्ड द रीच होता है कि एक्सेप्टेबल ही नहीं होता है। तो उन लोगों ने, अगर हम कहें कि जो टावरिंग सिस्टम के ऊपर जो उन्होंने काम किया है, अगर हम मिडिल ईस्ट वालों को उसका इन्वेंटर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ब्रीज टावर सर्कुलेट किए थे जिसमें से फ्रेश एयर जो है वो अंदर आती थी और वार्म एयर को जो है वो बाहर उठकर फेंक देते थे। ये कॉन्सेप्ट आज भी क्या कहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे एग्जिस्ट करता है। क्या कि जो करते थे वो? टावर से क्या करते थे? अली आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो जी जी। सर कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर लें जरा। अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ। कुछ इनको बहुत स्ट्रिक्ट थे अपनी पॉलिसीज के अंदर और उसमें, लेकिन जब घर बनाने की बात थी तो इन्होंने जो एक आज मॉडर्न डे में दिया, इन्होंने अपनी जो सीलिंग्स थी उनको जो है वो बहुत हाई रखा हुआ था, और उसके सीलिंग्स के बिल्कुल टॉप के से थोड़ा सा नीचे ये ज्यादा बड़ी विंडोज इन्होंने अरेंज की हुई थी, जिसकी वजह से जो दम घुटने वाली कैफियत होती है ना वो नहीं रहती थी। वो तो ये अभी भी आज भी जितने भी, जी सॉरी सर, मैंने कहा आज भी है इनके यहाँ भी। जी सर ये आज भी है। और हम लोग भी अगर अपने घर डिजाइन करते हैं तो नॉर्मली हम उन्हीं घरों को प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे छतें ऊंची हो। ये तो फ्लैट सिस्टम ने आके खत्म कर दिया कि छोटी छोटी छतें हो गई। नहीं तो पुराने जमाने के आप जितने भी घर देखें या इमारतें देखें या डीजे कॉलेज देख लें आप, तो उसकी जो छतें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं, और उसकी वजह यही है कि वो नेचुरल क्या कहते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं सर्कुलेशन होती थी एयर की, नेचुरल सर्कुलेशन होती थी। और उसकी एक जो इसकी साइंटिफिक रीजन है कि जो हॉट एयर है वो ऊपर उठती है, और वो जो रोशनदान हो गया या फिर इस तरह के कॉलम्स हो गए, इसीलिए हाँ इसी वजह से वो जब हॉट एयर ऊपर जाती है तो उसके लिए उन्होंने ऊपर की तरफ जो है बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई हुई थी, ताकि जो हॉट एयर है वो बाहर चली जाए ऊपर उठ के, और जो नीचे की खिड़कियां थी बड़ी बड़ी उनसे जो है वो फ्रेश एयर और कूल एयर जो है वो अंदर आती रहे। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना के तौर पे जो है वो उन्होंने घर अपने जितने भी विक्टोरियन हैं उन्होंने डिजाइन किए हुए थे, और ये आज भी तकरीबन इनके सब घर इसी पैटर्न के ऊपर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट। अच्छा इसके ऊपर बाद हम आ जाते हैं अर्ली अमेरिका। यहाँ पे ये तकरीबन 18th सेंचुरी के ज़माने की हम इसमें डिस्कस करेंगे, और या मिड 16 कह लें और इसमें तो, लेकिन जो 18th सेंचुरी के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने एक स्टोव बनाया था जिसके जरिए वो अपने जो कहते हैं घरों के थे वहां पे, क्योंकि सर्दी ज्यादा होती थी तो उन्होंने अपने घरों को पूरा गर्म करने के लिए, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये एक स्टोव था जिसके जरिए पूरा घर को जो है वो गर्म किया जा सकता था। अगर आप टॉम एंड जेरी के कार्टून देखें तो इस तरीके के स्टोव और वो अभी भी वहां पे नजर आते हैं कभी कभी से पुराने कार्टून्स में, जो अर्ली टॉम एंड जेरी के कार्टून्स थे। ये इसको चिमनी कहते थे मेरे ख्याल में, अभी भी शायद। सर वो चिमनी के थ्रू बाहर कर रहे होते थे, और ये क्या कहते हैं नॉर्मली घर जो है वो लकड़ियां जलाते थे इसके अंदर, और इससे पूरा घर जो है उनका वार्म हो जाता था, क्योंकि बाकी तरफ से तो ज्यादातर इनके घर लकड़ी और उसके बने हुए होते थे, तो वो जल्दी क्या कहते हैं गर्म करने के लिए सलाहियत उसमें ज्यादा होती ये थी। पंजाब में मैं जब था ना वहाँ पे हमारे घर में भी था ये, जब अर्ली मेरा बचपन वहाँ गुजरा, हमारे यहाँ भी आतिशदान कहते थे इसको, आतिशदान। तो ऊपर चिमनी बनी होती थी, तो जो शदीद सर्दी पड़ती थी तो हम वो लकड़ियाँ जलाते थे, और वो दरवाजे हम खोल देते थे क्योंकि उसमें होता था डेथ्स का बहुत खतरा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, तो लकड़ियाँ रख रख के जलाते थे। ये मैंने सिस्टम खुद मेरे घर का है। तो अच्छा आगे चलें। अच्छा टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है, तो मैं लिंक दोबारा भेज दूं आप लोगों को? भेज दें सर। चलें सर भेज दें आप लिंक, फिर आगे कंटिन्यू उसी लिंक पे कर लेंगे। चलें ठीक है। कितनी रह गई वैसे बाकी? सर सिर्फ 6 स्लाइड्स बाकी हैं, अभी शफी का है, इसके बाद नंबर दिशान शफी करेंगे, तो आप लिंक भेज दें क्योंकि ये डिस्कनेक्ट ना हो जाए कहीं। चलें ठीक है, मैं भेजता हूँ लिंक, फिर हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। ओके। नेक्स्ट स्लाइड को शफी करेंगे। मैं भेज रहा हूँ, लिंक भेज रहा हूँ। अदनान आप मुझे ना दोबारा वो बना दें। कैसे बनाऊं? वो मेरे इख्तियारात वापस दे दें मुझे।
सर आपको इख्तियारात वापस डिस्कनेक्ट कर दिया दूं? नाम में अपना आप डिस्कनेक्ट करेंगे, इनके पास ऑलरेडी चले जाएंगे सारे। चलें ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये भी एक ऑप्शन है। ये वापस कैसे जाएंगे? वैसे वो जो विंडो है ना, उसी के ऊपर ऑप्शन है जहाँ पे एडमिन राइट्स दिए। वो खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी 1 मिनट से कम रह गया। तो सर आप दूसरा शेयर करें या इसको डिस्कनेक्ट वैसे ही होना है ना? वो आप हटाएंगे तो मैं शेयर करूंगा। इसमें तो हो ही नहीं खत्म रहा होने ना।